1980 तक हालत ये थी कि न सिर्फ जबाइल बल्कि बहरी जुम्बलात और PLO के भी 12 कैंपों में मोसाद के खुफिया अड्डे कायम हो चुके थे और अमलन मोसाद को ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वो लोग जब चाहें बैरूत में अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकते थे। CIA, शामी इंटेलिजेंस और दीगर मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियां खुद को बेबस महसूस करती थीं। बाद में होने वाले वाक़यात ने साबित कर दिया कि बेशतर अमरीकी शहरियों के अगवा में भी मोसाद का हाथ था। अमरीकी इस बात की खबर रखने के बावजूद कि मोसाद इनको भी हाथ दिखा जाती है, इसके मोहताज रहते थे और मुसलहतन खामोशी इख्तियार किए रखते थे, जिसकी बेहतरीन मिसाल 23 अक्टूबर 1983 को बैरूत एयरपोर्ट पर मर्सिडीज ट्रक बम का वो धमाका है जिसमें 241 अमेरिकन मैरीन फौजी मारे गए थे। अमेरिका की फौजी तारीख में 13 जनवरी 1968 के बाद एक ही रोज़ में मारे जाने वाले अमरीकी फौजियों की सबसे बड़ी तादाद थी। याद रहे कि उस रोज़ वियतनाम में एक ही दिन में 1246 अमेरिकी फौजी मारे गए थे। इससे पहले या बाद कभी एक ही दिन में इतनी ज़्यादा तादाद में अमेरिकन फौजी नहीं मारे गए। मोसाद को अपने खसूसी ज़राए से इस बात का इल्म हो गया था कि बड़े मर्सिडीज ट्रक में गोला बारूद के ज़ख़ीरे के साथ एक खुदकुश मिशन तरतीब दिया गया है जिसमें अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का सामान मौजूद है। मोसाद और CIA के दरमियान बाहमी ताउन के मुआहदे के तहत मोसाद इस बात की पाबंद थी कि इसकी पेशगी इतला CIA को दे, लेकिन उन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखी। ये भी मोसाद की खुफिया प्लानिंग का हिस्सा था। इस तरह इसराइली हुकाम शाम और अमेरिका के दरमियान पहले से मौजूद खलीज को इतना ज़्यादा वसी कर देना चाहते थे, फिर वो जब भी चाहें अपनी मर्जी के नताइज इस तनाज़र में हासिल कर लें। गोल्ड फिश का सरबराह और मोसाद का कैटसा इस मीटिंग में खसूसी शिरकत के लिए बैरूत से आया था। थोड़ी देर बाद ही ब्रिगेडियर शमीर और कैटसा एक अलहदा खुफिया मीटिंग कर रहे थे और शाम गए जब मुख्तलिफ रिपोर्टों का मुआयना, इन पर तफसीली बहस और बैरूत में फ़लस्तीनियों की ताकत का जायज़ा लेने के बाद वो एक अहम फैसले पर पहुंच गए तो ब्रिगेडियर शमीर ने इसके साथ ही इसराइली वज़ीर आज़म के साथ फ़ौरन हॉटलाइन पर रब्ता किया। सर, हमें इस फैसले पर अमल दरामद के लिए आपकी मंजूरी दरकार है। ऐन मुमकिन है कि इसके बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर आपको दबाव का सामना करना पड़े। इसने मंसूबे की तफसीलात से इसराइली वज़ीर आज़म को आगाह करते हुए कहा, कौन सा बैनुल-अक़वामी दबाव? अमरीकी हमारे मोहताज हैं और फ़लस्तीनी सिटिंग डक्स। अरबों में अभी इतनी जुर्रत पैदा नहीं हुई, वज़ीर आज़म ने कहका लगाते हुए जवाब दिया। शमीर, अगले 48 घंटों में जो दिल चाहे कर गुजरो। नताइज की परवाह किए बगैर ब्लैक सितंबर को भरपूर जवाब मिलना चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है जनाब, ऐसा ही होगा। सिलसिला मुनक़ता हो गया। कल सुबह हमारी तरफ से काम का आगाज़ हो जाएगा, शमीर ने बैरूत से आए हुए कैटसा से कहा। इसी रात मोसाद का ये कैटसा एक खसूसी प्लान लेकर सरहद अबूर कर गया। रात के पहले पहर इसके साथियों ने बैरूत के तमाम गुंडा गिरोहों को अपनी खुफिया मरकज़ पर जमा कर रखा था। आप दोस्त पर मौजूद इन गुड्डों को मंसूबे की तफसीलात समझाने के बाद इस हुक्म के साथ शिकारगाहों की तरफ भेज दिया गया कि किसी के काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अली सुबह इसराइली फौज ने मोसाद के ऑपरेशन सीफेक्स का आगाज कर दिया था। अमरीकी असला खानों में तैयारों ने मगरबी बैरूत में वाक़े एक बड़े फ़लस्तीनी महाजिर कैंप पर आतिशवाहन की बारिश बरसानी शुरू कर दी। ऑपरेशन सीफेक्स में इसराइली एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन हिस्सा ले रहे थे। पहले बमबारों ने निहत्ते और बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर सितम के पहाड़ तोड़ दिए। इसके बाद फाइटर तैयारे हरकत में आए और इस कैंप में मौजूद हर काबिले ज़िक्र फ़लस्तीन जाबाज पोस्ट को तबाह कर दिया। बेबस और बेकस फ़लस्तीनी कमांडोज अपनी बंदूकें और आम से असले के साथ इन आसमानी आफात का क्या मुकाबला करते। वो दीवाना वार इन पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन यह सही ला हासिल था। इनकी बरसाई हुई गोलियां सिवाय आसमान पर मखसूस गूंज पैदा करने के और कुछ न कर सकी, या फिर खाली गोलियों के खोल थे जो वहाँ गिरते रहे। 2 घंटे तक ये मशक़े सितम जारी रही। 2 घंटे बाद जब इसराइली दरिंदों को यकीन हो गया कि अब मुज़ाहमत करने वाला कोई भी जाबाज जिंदा नहीं रहा तो वो अपने ठिकानों पर वापस लौट आए, लेकिन अभी मोसाद के खून की प्यास नहीं बुझी थी। असल ऑपरेशन तो अब शुरू होने वाला था। अभी तो उन्होंने ऑपरेशन सीफेक्स के लिए सिर्फ वीज़ा हमवार की थी। ऐन इन लम्हात में जब मजबूर व मखूर फ़लस्तीनी माएँ, बेटियाँ और बेवाएँ अपने बच्चों और बड़ों की लाशों पर बैन कर रही थीं, बच्चे कुचे और ज़ख्मी फ़लस्तीनी अपने शहीदों के जस्ते खाकी इकट्ठे कर रहे थे। ऐन इन लम्हात में बैरूत के मुख्तलिफ गुंडा फोर्सों की सैकड़ों की तादाद में मुसल्ले दरिंदे, जिन्हें मोसाद की आशीर्वाद हासिल थी,
धाड़ते हुए इन कैंपों में दाखिल हो गए। उन्होंने यहाँ मौजूद हर फलस्तीनी जवान, बूढ़े और बच्चे के खून से होली खेलनी शुरू कर दी। अब ऑपरेशन सीफेक्स के तीसरे हिस्से पर अमल शुरू हुआ और बेबस मकहूर मुसलमान फलस्तीनी औरतों की इज्तिमाई आबरू रेजी शुरू हो गई। जिस किसी खातून ने दरिंदों के सामने मुजाहमत की, इसको उन्होंने मार डाला। दरिंदगी का यह हवलनाक तमाशा शाम गए तक जारी रहा। इससे पहले कि दूसरे कैंप से बचे कुछ फलस्तीनी मुजाहिद इन बदनसीबों की मदद को पहुंचे। मोसाद के तरबियत याफ्ता गुंडे जिन ट्रकों पर बैठ कर आए थे, इन्हीं में बैठकर हवा की गोलियां चलाते अपनी फतह का जश्न मनाते फरार हो गए। अगले रोज इसराइली हुकूमत की तरफ से एक मुख्तसर सा बयान मामूल के मुताबिक जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि लंदन में मारे जाने वाले बेगुनाह यहूदियों के कातिलों के ताक़ुब में इसराइली एयरफोर्स के जहाज़ों ने इन कैंपों पर बमबारी की है और आइंदा दुनिया के किसी भी गोशे में अगर फ़लस्तीनियों ने किसी यहूदी को कत्ल किया तो इसका इंतकाम भी इसी तरह लिया जाएगा। सिवाय ह्यूमन राइट्स की चंद नाम नहाद तंजीमों और चंद मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से मजम्मती बयानात के और कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था। जब एक मुसलमान मुल्क की कोशिश से अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला ज़ेर बहस लाने की तहरीक पेश की गई तो अमेरिका बहादुर ने इसे वेटो कर दिया। एयरपोर्ट पर इराकी एयरलाइन की ये मामूल की परवाज़ थी जिसे आज 2 बजे रवाना होना था। टर्मिनल नंबर 2 पर मुसाफिर अपना सामान एयरलाइन काउंटर पर चेक इन कर रहे थे और एयरलाइन का अमला मामूल के मुताबिक मुसाफिरों को नशिस्तें फराहम करने के साथ साथ इनका सामान जहाज़ में भेज रहा था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अमले ने गो के यहाँ हिफाजत के खसूसी इंतजामात कर रखे थे, लेकिन दुनिया की बेशतर फ़िज़ाई कंपनियों ने अपना अलग से सिक्योरिटी स्टाफ भी भर्ती किया हुआ था जो इनकी परवाज़ों को लंदन से बाहिफाजत उड़ाने का जिम्मेदार था। इन सिक्योरिटी कंपनियों के फ़राइज़ में ये बात शामिल थी कि वो किसी मुतल्लिका एयरलाइन के जहाज़ में रखे गए सामान पर खसूसन नज़र रखें, जहाज़ के मुसाफिरों की हरकतों सकनार नोट करें और कोई भी मुश्तबा मुसाफिर या सामान नजर आए तो मुतल्लिका परवाज़ के जिम्मेदारों को इससे फ़ौरन आगाह करें। हतमी फैसला बहरहाल मुतल्लिका जहाज़ की मालिक कंपनी को ही करना था। आज भी मामूल के मुताबिक लंदन से बगदाद जाने वाली परवाज़ पर मुसाफिरों का सामान चेक इन हो रहा था जब अचानक बरतानवी इंटेलिजेंस के एहलकारों ने जो अली सुबह यहाँ पहुँच गए थे, जहाज़ के मुसाफिरों की कतार में लगे एक मुसाफिर से अपना पासपोर्ट दिखाने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मैं पासपोर्ट दिखा चुका हूँ। 2 मरतबा पहले भी इमिग्रेशन वालों ने चेक किया है। अब आप आ गए हैं, आखिर आप मुझे क्यों इतना तंग कर रहे हैं? मुसाफिर जो पहले से इस सूरत हाल पर रंजीदा था सरापा एहतजाज हो गया। हमें अफसोस है, लेकिन बराए करम आप हमारे फ़राइज़ की नौइयत को समझते हुए इस बात का बुरा मत मानिए। इंटेलिजेंस के इस ऑफिसर ने दोबारा दरख्वास्त की। मैं कहता हूँ कि आप लोग 2 मरतबा मेरा पासपोर्ट देखकर मुतमईन नहीं हुए तो फिर कब होंगे? इमिग्रेशन से यहाँ तक आने में मेरा पासपोर्ट बदल तो नहीं गया, मेरा हुलिया अलबत्ता आपने ज़रूर बिगाड़ कर रख दिया है। मुसाफिर को अब तैश आने लगा था। इसने अच्छी खासी तकरीर शुरू कर दी थी। इस दरमियान जहाज़ के मुसाफिरों ने लाइन तोड़कर इसके गिर जमघट्टा लगाना शुरू कर दिया था। खासी दिलचस्प और परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो गई थी। सूरत हाल कुछ भी रही हो, आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। बरतानवी अफसर ने इसे वार्निंग दी। ये लो और इसमें से जो निकालना है निकाल लो। मुसाफिर ने झटके से अपना पासपोर्ट इसके हाथ में थमा दिया। ऐन इन लम्हात में जब सिक्योरिटी के तमाम अफराद और यहाँ मौजूद दीगर मुसाफिर यह तमाशा देख रहे थे, एक नौजवान जिसके हाथ में छोटा सा बैग और ब्रीफ केस मौजूद था काउंटर पर पहुंच गया। काउंटर पर मौजूद इराकी एयरलाइन के मुलाजिम को इसने मुस्कुराकर मखसूस अंदाज से सलाम किया और अपना पासपोर्ट और टिकट इसके सामने रख दिया। ठीक है, काउंटर से जवाब मिला। काउंटर पर मौजूद जिम्मेदार ने इसका बैग चेक इन करने में बहुत फुर्ती का मुजाहिरा किया था। बाकी सब कुछ तो मामूल के मुताबिक था, लेकिन गैर मामूली बात सिर्फ ये थी कि काउंटर से ना तो इस मुसाफिर को बोर्डिंग कार्ड जारी हुआ था, ना ही सामान की क्लियरेंस का स्टिकर। ये सामान इससे पहले वाले मुसाफिर के खाते में डाल दिया गया था और स्टिकर काउंटर क्लर्क ने अपने पास रख लिया था। ये पुरस्कार मुसाफिर अबू अहमद था। इस बैग में इराकी हुकूमत का इंतहाई अहम सामान मौजूद था। ये सामान किसी मुसाफिर के बगैर सफ़र कर रहा था। ऐन इन लम्हात में जब अबू अहमद के नाम से सफ़र करने वाला एक और खुद साख्ता इराकी मुसाफिर को बरतानवी इंटेलिजेंस ने अपने घेरे में लेकर इस पर सवालात की बौछार कर रखी थी, अबू अहमद चुपचाप टर्मिनल से बाहर आ गया। वो यहाँ सिर्फ सामान पहुँचाने आया था और इसी नाम के एक और इराकी इंटेलिजेंस के पासपोर्ट होल्डर ने इस ड्रामे में खसूसी पार्ट अदा किया था। असली अबू अहमद की रवानगी के चंद मिनट बाद बरतानवी इंटेलिजेंस ने नकली अबू अहमद को भी क्लियर कर दिया था।
जिसने ये सबूत फराहम कर दिया था कि जिस अबू अहमद की तलाश बरतानवी इंटेलिजेंस को है, ये वो शख्स नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे ये आखिरी चेकिंग समझनी चाहिए। मुसाफिर ने तंजिया लहजे में अपना पासपोर्ट बरतानवी ऑफिसर के हाथ से थामते हुए कहा। शुक्रिया, आपको जो तकलीफ पहुंची इस पर हम माजरत ख्वाह हैं। बरतानवी ऑफिसर ने रिवायती अंग्रेज़ों की रिवायत को बरकरार रखा था। स्कॉटलैंड यार्ड और MI6 के दरमियान बाकायदा मुहाज़राई का आगाज़ हो गया था। स्कॉटलैंड यार्ड बजिद थी कि एडनबरा, ग्लासगो और मैनचेस्टर की 3 अलग अलग इलेक्ट्रिक पार्ट्स तैयार करने वाली फर्मों से बड़ी होशियारी के साथ ऐसे आलात की खरीदारी की गई है जो एटमी असले की तैयारी में इस्तेमाल हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। इराकी एयरलाइन की जिस परवाज़ पर यह सामान ले जाने का अंदिया जाहिर किया गया था, इसमें कोई भी सामान चेकिंग होने से पहले जिस साइफर मशीन से गुजारा जाता है, इस पर बरतानवी सिक्योरिटी का कंट्रोल था। सिवाय इन मुसाफिरों के जो अपने अजीज़ों अकरबा को छोड़ने आए थे और जिनके हाथों में मामूली किस्म के हैंडबैग थे, इनका सामान इसलिए चेक नहीं हुआ था कि इन्हें सिर्फ लाउंज में जाना था, जहाज में सवार नहीं होना था। कहीं इन रुखसत करने वालों में से कोई शख्स वो सामान अंदर तो नहीं ले गया। कैप्टन फिलिप, जिसके जिम्मे ये ऑपरेशन था, इसने अंदिया जाहिर किया। अगर ऐसा हुआ भी है तो कुछ नहीं कर सकते। बरतानवी कवानीन की रूह से हम किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यहाँ आने वाले हर शख्स को अगर तलाशी देने का हुक्म दिया जाता है तो अब तक हुकूमत पर करोड़ों पाउंड हर्जाना अदा करने के केस बन चुके होते हैं। जनाबे वाला, हम सिर्फ इस परवाज़ के मुसाफिरों को चेक कर सकते हैं, और वो भी हमने खिलाफ मामूल किया। अपनी मशीन से अलग से इनका जायज़ा लिया। कोई सामान साइफर मशीन से गुजरे बगैर जहाज में चेक इन नहीं हुआ, इसके मातहत ने जवाब दिया। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्कॉटलैंड यार्ड के नुमाइंदे ने तंज किया कि कौन गलत है और कौन सही। हम सिवाय आपस की बहस के और कुछ नहीं कर सकते। ये लोग एक खसूसी सिक्योरिटी मीटिंग में मौजूद थे जिसका एहतमाम बरतानवी वजारत दफा ने किया था। 8-10 रोज तक ये बहस जारी रही। जो दावा स्कॉटलैंड यार्ड का था वो बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काबिल कबूल नहीं था। मुआसराना चपकलश यूं तो पेशावर इदारों के दरमियान मौजूद रहती थी, लेकिन बरतानवी हुकूमती इदारे इससे कदर महफूज थे। इसकी वजह इनका डिसिप्लिन से मुतल्लिक मखसूस रवैया था। ये शायद पहला संगीन नौइयत का वाक़या था। 15 रोज बाद इस किस्से को CIA ने निपटा दिया। CIA की तरफ से बाकायदा बरतानवी हुकूमत को मुतला कर दिया गया कि इराक ने लंदन से स्मगल शुदा सामान की मदद से इंतहाई खतरनाक तोप बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस तोप के जरिए इराकी हुकूमत अपने हमसायों खसूसन इसराइल के लिए मुस्तकिल खतरा बन गई है। ये इंतहाई अहम खबर CIA के इस सैटेलाइट ने हासिल की थी जो इराक के सर पर मुसल्लत था और जिसकी ये खसूसी ड्यूटी थी कि वह मुसलमान ममालिक की दफाई तनसीबात पर मुस्तकिल नजर रखे हुए था। बरतानवी हुकूमत के लिए ये बात बाइस नदामत थी कि इतला मौसूल होने के बावजूद वो लोग इस स्मगलिंग को ना रोक सके। मोसाद और CIA की मुश्तरका मुसाई ने यह बात भी बाद में साबित कर दी कि जिस परवाज को खसूसन इंटेलिजेंस ने चेक किया था, इसी के जरिए ये सामान बगदाद पहुंचाया गया। इस वाक़े के बाद से बरतानवी हुकूमत ने इराकी एयरलाइन को मुस्तकिल रेड लाइन कर दिया था। अब इराकी एयरलाइन से दुश्मन एयरलाइन का बर्ताव होने लगा था और बरतानवी हुकूमत ने अपने तमाम असूल और आवरश वालाए ताक रख कर इराकी एयरलाइन को हिरासा करने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही थी। उन्होंने इराकी एयरलाइन को मजबूर कर दिया था कि वो लंदन की तरफ अपनी मामूल की परवाज़ों की तादाद मामूल से आधी कर दे। अबू अहमद इनके लिए एंजल बन गया था, एक इसरार, एक मुस्तकिल दर्द-ए-सर, क्योंकि बरतानवी जानते थे कि अब मोसाद इनकी जान को आ जाएगी और अबू अहमद के चक्कर में अपने कई मजमूम मकासद पूरे कर लेगी, जबकि बरतानवी हुकूमत CIA के साथ एक मुआहदे के मुताबिक इसराइल से ताउन की पाबंदी थी। पाकिस्तानी रेंजर्स की इस पोस्ट पर आज तक कोई ऐसा काबिल जिक्र हादसा नहीं गुजरा था कि जिस पर यहाँ कभी इमरजेंसी की सी सूरत हाल पैदा हो गई हो, लेकिन आज इंस्पेक्टर मलक के लिए बड़ी हैरान कुन सूरत हाल पैदा हो गई थी। इसे कंपनी हेडक्वार्टर से दोपहर के बाद खसूसी पैगाम मिला था। 2 पैकेट इस तरफ पार्सल हो रहे हैं, खसूसी निगरानी बचकर न जाएं। ये था वो पैगाम जिसने सारी पोस्ट को भोंचा कर रख दिया था। इंस्पेक्टर मलक ने इस पैगाम को अपने लिए चैलेंज समझा था। इसने मामूल की गश्त को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया था। रात को ड्यूटी के बाद आराम करने वालों को दोबारा स्टैंड बाई होना पड़ा था और फौरन वर्दियाँ पहनकर गश्त के लिए तैयारी की हिदायत मिल गई थी। गश्त मुकम्मल जारी रहे। दिन को भी इस बात का ख्याल रखना कि आज से तुम्हारे लिए दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। दुश्मन इस सहराई इलाके में दिन की रोशनी में भी फ़ायदा उठा सकता है और मैं किसी शर्मिंदगी से दो चाल नहीं होना चाहता, कंपनी कमांडर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा।
पैगाम के आधे घंटे बाद कंपनी कमांडर 15 जवानों की खसूसी कमक लेकर पोस्ट पर आए थे। अब पोस्ट की नफरी मामूल से दुगनी हो गई थी। जरूर कोई गैर मामूली बात है, इंस्पेक्टर मलिक ने सोचा। इसने एहतियातन अपने हवालदार को इस पैगाम के साथ नजदीकी देहात की तरफ रवाना किया था। जिस किसी भी मुश्तबा या अजनबी शख्स की मौजूदगी की इतला हो फौरन पोस्ट पर पहुंचाई जाए। नजदीक दूर के देहातों में फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट पहले ही से चौकस कर दिए गए थे और यहाँ से शहर की तरफ जाने वाले रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, टांगा स्टैंड और सरहद से शहर की तरफ जाने वाले पक्के रास्तों पर इंटेलिजेंस के सफेद पोशों का जाल बिछा दिया गया था। इतनी तेजी से इस नौइयत के इकदामात मुल्क में पहली मर्तबा देखे थे। इस बात का इल्म तो इस बाद में हुआ कि भारतीय इंटेलिजेंस रॉ में मौजूद पाकिस्तानी एजेंट ने यह अहम इतला पहुंचाई थी कि दुश्मन ने 5 इंतहाई चालाक और खतरनाक एजेंट एक गिनावरे और तबाहकुन मंसूबे के साथ पाकिस्तानी सरहद में दाखिल किए हैं और इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे कि सरहद राजस्थान के इस बॉर्डर से पार की जाएगी जिसकी निशानदही की गई है। सरे शाम ही बादल मंडलाने लगे थे। जाने कब से इस इलाके के मकीनों की आंखें बादलों की शक्ल देखने को तरस गई थीं और इनकी मुराद इस वक्त पर आई जब मुल्क के लिए इम्तिहान की घड़ी थी। इसने अपनी पोस्ट के जवानों से कहा था कि ये मिसाली पोस्ट है जिसकी तारीख बड़ी शानदार है। आज तक स्मगलिंग का माल भी इस तरफ से नहीं गुजर सका और स्मगलर भी इधर का रुख करते घबराते हैं। पोस्ट का ये एजाज बरकरार रहना चाहिए। इंस्पेक्टर मलिक को रेंजर्स ने यकीन दिला दिया था कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी दुश्मन की चाल को नाकाम बना देंगे। थोड़ी देर बाद मींह बरसने लगा। सहरा की रात आहिस्ता आहिस्ता राजस्थान की सरहद पर अपने पर फैलाने लगी थी। रेंजर्स के जवानों ने मामूल के कैनूस के जूते पहन रखे थे और बरसातियां ओढ़कर वो गीली रेत में गश्त कर रहे थे। मुसलसल बारिश से इनके कदम रेत में धंस रहे थे, लेकिन इनका मोराल आज भी आसमान की बुलंदियों को छू रहा था कि इनका कंपनी कमांडर पोस्ट कमांडर इंस्पेक्टर मलिक गश्त में इनके साथ था। सहरा की भीगी रात का इसरार गहरा हो रहा था। बादलों की अलगार शुमाल से जनूब की सिमत हो रही थी जब अचानक तेज हवाएं चलने लगी। बारिश अब मामूल की बजाय सावन भादों की बारिश का रूप डालने लगी थी। पानी की बौछार थी जो आईनी आज़ाम रखने वाले रेंजर्स के मुंह पर जनाटे की तरह लगती। रेतले मैदानों में पहरा देने वाले जांबाज मौसमी अजाब नाकियों से बेखतर खुली आंखों के साथ अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। रात एक पैर आगे बढ़ी थी जब एक दरख्त के तने से लगे इंस्पेक्टर मलिक के वॉकी टॉकी सेट ने मखसूस सिग्नल दिया। यस, इसने सेट मुंह के नजदीक लाकर सरगोशी की। सर, मेरी तरफ गैर मामूली नकलो हरकत हुई है। सिपाही करमदादा ने ताज़ा कदमों के निशानात देखे थे। हवालदार मेहरबान खान इससे मुखातिब था। शाबाश, कदमों का ताकुब करो। होशियारी से मैं कब से आता हूँ, अब सेट पर सिर्फ सिग्नल देना, बात नहीं करनी। इंस्पेक्टर मलिक ने हिदायत देकर सेट ऑफ कर दिया। पोस्ट पर मौजूद कंपनी कमांडर को इसने एक मखसूस इलाके की निशानदेही करते हुए इस तरफ से मिलने वाला पैगाम पहुंचा दिया था और ये भी बता दिया था कि वो खुद इस तरफ जा रहा है। वेल्डन, होशियारी से कंपनी कमांडर से हिदायत मिली। ओके सर। मलिक ने अपने तीनों जवानों को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो अपने हवालदार के बताए हुए मकाम की तरफ एक लंबा चक्कर काट कर इस तरफ जा रहा था कि इस तरफ से आने वालों को अकब से घेरे में ले सके। इन लोगों ने बतौर एहतियात ऊंटों की बजाय पैदल सफर करने को तरजीह दी थी। बारिश में वो करीबन भीग रहे थे। इनका एक एक कदम मन मन का बोझल हो रहा था, लेकिन एक जुनून था कि इनकी जानिबे मंजिल गामजन किए हुए था। ये एहसास के दुश्मन के कुछ एजेंटों के नापाक कदम इनकी मुकद्दस सरजमीन पर पड़ने वाले हैं, इनके लिए किसी ताज़ियाने से कम नहीं था। शाबाश, संभल कर होशियारी से इंस्पेक्टर मलिक रुक कर इनका हौसला बढ़ाता। कंपनी कमांडर ने इस सीमत मौजूद दूसरी दफाई लाइन को चौकस कर दिया था और वो लोग भी बेचैनी से अपने मेहमानों के मुंतजिर थे। आध घंटा इन्हें हो गया था, इनके सांस फूलने लगे थे, लेकिन कदमों की मजबूती ताज़ादम थी। अपने इंस्पेक्टर के ताकुब में वो साये की तरह आवाज़ निकाले बगैर आगे बढ़ रहे थे। अब कदरे पुख्ता ज़मीन आने के सबब इनके कदमों को कुछ सुकून मिलने लगा था। अचानक ही इन्हें ज़मीन पर अपने रहबर की तकलीद में पाँवों के बल बैठ जाना पड़ा। अंधेरे में उन्होंने अपने इंस्पेक्टर को अपने हाथ के इशारे से मखसूस पोजीशन का इशारा करते देखा। तीनों जाबाज एक दूसरे से चंद गज के फासले पर दायरे की सूरत में बैठ गए थे। रवानगी पर ही उन्होंने अपनी बंदूकें फायरिंग पोजीशन में कर ली थी। बारिश का जोर रेंजर्स के आहनी इरादों के सामने दम तोड़ने लगा था। अब तेज बारिश खत्म हो गई थी और कभी कभी इक्का दुक्का बूंदे ही बरस रही थी, जिसे अपनी लंबी कमीजों की आस्तीनों से साफ करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अचानक इन तीनों के जिस्मों में जैसे करंट दौड़ गया। उन्होंने अपनी सारी सर्विस अपनी सरहदों पर पहरा देते गुजारी थी। रात का अंधेरा इनके लिए कभी सुबह के उजाले से मुख्तलिफ नहीं रहा था।
जमीन ही क्या, वो फिजा में भी रात को होने वाली मामूली तब्दीली को सूंघ लिया करते थे। जमीन पर फासले से आने वाले कदमों की धमक इनके हसास कानों ने सुन ली थी, जिसका मतलब था कि इस तरफ कोई गैर मामूली नकलो हरकत हो रही है। इनका रहबर इंस्पेक्टर मलिक ने हाथ के मखसूस इशारे से उन्हें दुश्मन के सर पर आ जाने की इतला दी और खुद जमीन पर लेटे लेटे एक तरफ सिरकने लगा। चंद सेकंड्स के अंदर अंदर उन्होंने आने वालों को घेरे में लेने के लिए मखसूस पोजीशन ले ली थी। बंगालियों का ये काफिला जो 6 अफराद पर मुश्तमिल था, बड़े इत्मीनान से इस तरफ आ रहा था, जबकि अचानक हॉल्ट की आवाज पर इनके कदम जम गए। अचानक ही 4 टॉर्चें रोशन हुई और उन्होंने खुद को घेरे में देख लिया। खबरदार, अपनी जगह से जुम्बश नहीं करना वरना गोली मार दी जाएगी। इंस्पेक्टर मलिक की गूंज जोरदार आवाज सुनाई दी। हवालदार मेहरबान खान और इसके तीनों साथी भी वहां पहुंच गए थे। 6 नौ गिरफ्तार को इसने मेहरबान की हिफाजत में पोस्ट की तरफ रवाना कर दिया था और खुद पहरे पर डट गया था। इंस्पेक्टर मलिक ने तब यही समझा था कि ये बेचारे सितमज़दा बंगाली मुसलमान हैं जो आए रोज बांग्लादेश से भाग कर आते हैं और इस तरफ भारतीय स्मगलरों को जिंदगी भर की पूंजी सौंप कर सरहद अबूर करते थे। इनका यही ख्याल था कि ये लोग हैं जिनके लिए इतना बड़ा एहतमाम किया गया है। 6 मजलूम बांग्लादेश वालों का ये काफिला कड़ी निगरानी में पोस्ट पर पहुंचा दिया गया था। कंपनी कमांडर ने एक नज़र इन सब का जायजा लिया, फिर इस काफिले के सरबराह को अलहदा ले गया। आपका नाम? इसने बूढ़े बुजुर्ग से पूछा। शमसुद्दीन बुजुर्ग ने सहम कर जवाब दिया। 15-20 मिनट तक कंपनी कमांडर इससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा। इस दरमियान इसने बूढ़े शमसुद्दीन को चाय भी पिलाई और 15 मिनट बाद बिलाखिर इसे अपने काम की बात मिल गई। बूढ़े शमसुद्दीन ने बताया कि वो 5 आदमी हैं, इनकी बीवी बच्चे 1 माह पहले सरहद अबूर कर चुके हैं और ये 6ठा आदमी इनके साथ भारत में शामिल हुआ था। उन्होंने बताया कि अजमेर शरीफ की दरगाह पर वो लोग पनाह लिए हुए थे जब एक रोज ये शख्स जिसने अपना नाम मोमिन खान बताया था इनके पास आया। इसने इन लोगों से कहा कि बहुत अरसा पहले इसने बांग्लादेश की सरहद अबूर की थी और रोजी कमाने के लिए भारत आया था। इस दौरान इसे इतला मिली कि इसका बेटा और बेटी भी किसी तरह पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। इसने इन लोगों से कहा था कि अब वो भारत में एक पल भी नहीं रहना चाहता और अपने बेटे बेटी से मिलने जा रहा है जो कराची में कहीं कयाम पजीर हैं। हमने सरहद बीर शख्स की मदद से अबूर की थी, वही जाने कहां से एक आदमी को ले आया था जो हम जैसे बदकिस्मतों को सरहद अबूर करवाते हैं। मोमिन खान की सिफारिश पर इस आदमी ने हमसे फी का सिर्फ 500 रुपया लिया था, वगरना वो एक आदमी के 2-2 हज़ार रुपए लेते हैं। बूढ़े शमसुद्दीन ने बिलाखिर अपनी बप्ता मुकम्मल की। कंपनी कमांडर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। इसे दाल में काला दिखाई दे रहा था। इसका दिल गवाही दे रहा था कि इस काफिले में कम से कम एक ऐसा शख्स मौजूद है जो इनके मतलूबा लोगों की फहरिस्त में शामिल है और ये शख्स मोमिन खान है। मोमिन खान को ले आओ, इसने अचानक ही कुछ सोचकर अपने जवानों को हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद बंगाली नक्शो निगार रखने वाले सांवले रंग और मजबूत जिस्म का नौजवान इसके सामने मौजूद था। तुम्हारा नाम मोमिन खान है? कंपनी कमांडर ने इसकी तरफ देखकर तंज किया। मोमिन मियाँ सरकार, जवाब मिला। कहाँ के रहने वाले हो? दिनाजगंज के। जाहिर है वहाँ तुम्हारे बहुत से रिश्तेदार भी होंगे। सरकार, अगर कोई हमारा होता तो इस तरह दर बदर धक्के न खाते। हम तो खुदा के बाद पाकिस्तान को अपना मुल्क जानकर यहाँ आ गए हैं सरकार। हम तो अव्वल दिन से पाकिस्तानी हैं। इसकी जुबान कैंची की तरह चलने लगी थी। इसने मुसलसल बोलने की जैसे मशक की हुई थी। वो अपने वालिदैन की पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के लिए खिदमात का जिक्र बार बार करते हुए मुजीबुर रहमान को मुसलसल गालियाँ दे रहा था, जिसने मशरिक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो और तुम्हारे जैसे लोग तो हमारे खसूसी सलूक के मुस्तहिक हैं। आओ मेरे साथ। अचानक ही कंपनी कमांडर किसी फैसले पर पहुंच गया था। इसने अपने जवानों को हुक्म दिया कि मोमिन मियाँ की आंखों पर पट्टी बांधकर इसके दोनों हाथों में हथकड़ी डालकर इसे 2 सिपाहियों की हिफाजत में इसकी जीप में बिठा दिया जाए। मोमिन मियाँ के चेहरे पर एक लम्हे के लिए तगय्युर पैदा हुआ, लेकिन वो बहुत मजबूत आदमी मालूम होता था। दूसरे ही लम्हे वो संभल गया। जैसे आपकी मर्जी सरकार, इसने हाथ जोड़ते हुए कहा। सुफेदा सैर नमूदार हो रहा था जब कंपनी कमांडर ने मोमिन मियाँ को अपनी जीप में बिठाया। 2 रेंजर्स ने इसे अपने दरमियान बिठाकर अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। भीगी रात के पहलू से जर्द सूरज अंगड़ाइयाँ लेता नमूदार हो रहा था जब वो मोमिन मियाँ समेत कंपनी हेडक्वार्टर में दाखिल हुआ। सुबह से रात तक रेंजर इंटेलिजेंस के जवान इसकी तफ्तीश करते रहे, लेकिन क्या मजाल जो मोमिन मियाँ टस से मस हुआ हो। इस दरमियान उन्होंने अपनी दानिश में इस पर तमाम हरबे आजमा लिए थे और अब कंपनी कमांडर को रिपोर्ट करने जा रहे थे। सवाल ही पैदा नहीं होता ये शख्स झूठ बोल रहा है। कंपनी कमांडर अपनी बात पर कायम था।
सर हमने हर बार आजमा लिया है, जवाब मिला। बहरहाल मैं इसे आर्मी इंटेलिजेंस के लोगों को सौंप रहा हूँ। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि यह खतरनाक आदमी है। इन लोगों के पास असलियत उगलवाने के लिए शायद बेहतर तरीके मौजूद हों। ये कहते हुए कंपनी कमांडर ने मकामी इंटेलिजेंस यूनिट के मेजर साहब से राब्ता कायम किया। शाम ढल रही थी जब मोमिन मियाँ को आर्मी इंटेलिजेंस के फील्ड यूनिट के सुपुर्द किया गया और सुबह ढलने से पहले इसने अपनी असलियत बयान कर दी थी। इसका नाम श्याम कुमार था और वो भारतीय इंटेलिजेंस रॉ का तरबियत याफ्ता एजेंट था जो इससे पहले दुनिया के बेशतर ममालिक में जासूसी कार्रवाइयाँ और कई कामयाब ऑपरेशन कर चुका है। श्याम कुमार ने बताया कि इसके साथियों की तादाद 5 है। इससे पहले इनके 5 साथी जिनमें 3 औरतें और 2 मर्द शामिल हैं, इसी तरह मजलूमियत का रूप धार कर और दूसरे तरीकों से पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। आज रात भी पाकिस्तान की मुख्तलिफ सरहदों से इन 5 आदमियों ने सरहद अबूर की थी। ये इसकी बदकिस्मती है कि वो पकड़ा गया। इसने अपनी गिरफ्तारी का सबब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की बजाय अपनी बदबख्ती को करार दिया था और बताया कि इसके 2 साथी इससे पहले इसी बहरूप में पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जबकि जिन काफिलों के साथ वो पाकिस्तान में दाखिल हुए वो काफिले भी पकड़े गए हैं। श्याम कुमार ने बताया कि इसने बहुत सोच विचार के बाद ही ये तरीका इख्तियार किया था। हालांकि अगर वो चाहता तो बजरिया पासपोर्ट पाकिस्तान में दाखिल होता और फिर आसानी से गायब हो सकता था। इसी तरीके पर अमल करते हुए इसके दर्जनों साथी इससे पहले पाकिस्तान पहुंच चुके थे और कामयाबी से अपने फराइज अदा कर रहे थे। श्याम कुमार ने पाकिस्तानी हुक्काम को बताया था कि 10 भारतीय जासूसों का ये टोला, जिसमें 3 खूबसूरत लड़कियां भी शामिल हैं, इंतहाई खास मिशन पर पाकिस्तान आया है। इसका कहना था कि इस मिशन में भारतीय हुकूमत के अलावा एक और गैर मुल्की हुकूमत भी बहुत दिलचस्पी ले रही है, लेकिन वो इस हुकूमत का नाम नहीं बता सकता क्योंकि इसे इसका इल्म ही नहीं है। इसने बताया कि वो लोग पाकिस्तान की एटमी तंसीबात को खाक में बदहन यानी तबाह करने का मिशन लेकर आए हैं और पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की सफारत खानों में से किसी एक में मौजूद माहिरीन ने इन्हें कंट्रोल करना था। इसने पाकिस्तानी हुक्काम को साफ साफ बता दिया था कि इसे ना तो मंसूबे की तफसीलात का इल्म है, ना ही इस सफारत खाने का जिससे इन्हें मदद मिलनी थी। इसे ये भी इल्म नहीं कि भारत के अलावा वो कौन सी गैर मुल्की ताकत है जिसकी मदद से भारतीय हुकूमत ने ये खतरनाक मंसूबा तैयार किया है। इसका ख्याल था कि पाकिस्तानियों की सोच के मुताबिक वो मुल्क इसराइल ही हो सकता है, लेकिन ये मिशन इतना खुफिया रखा गया था कि इसराइल का नाम भी इन्हें नहीं बताया गया था। इन लोगों को भारत में एटमी तंसीबात को तलाश करना, इन तक पहुँचना और इन्हें तबाह करने की खसूसी तरबियत दी गई है। इस तरबियत की निगरानी गैर मुल्की करते थे जिनकी शहरियत का इसे इल्म नहीं। इन सब लोगों को अलग अलग ठिकानों पर पहुंचना था जहां इनके साथ भारतीय इंटेलिजेंस खुद ही राब्ता करती और इन्हें अगली हिदायत पहुंचाती थी। मिशन इतना खुफिया था कि मुतल्लिका शख्स को मुतल्लिका मालूमात तक महदूद रखा गया था। इनमें शायद कोई भी ऐसा एजेंट नहीं था जिसे तमाम मंसूबे का इल्म हो। इन लोगों ने अलग अलग किस्म की तरबियत हासिल की थी और दौरान तरबियत इन्हें एक दूसरे से अलग अलग रखा गया था। इन सब के कबर नाम और कबर शनाख्तें थीं। इसने कराची पहुंचकर लंदन के एक नंबर पर टेलीफोन करना था। वहां अपने बखैरियत पहुंचने की इतला देकर इन लोगों को यहां अपने एड्रेस से मुतला करना था, जिसके बाद वो खुद ही इससे राब्ता कायम करते। श्याम कुमार ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को साफ साफ कह दिया था कि इससे ज़्यादा ना इसे किसी बात का इल्म है और ना ही वो इससे ज़्यादा इनको बता सकता है। इसने कहा था कि अगर इसके जिस्म का बंद भी अलग कर दिया जाए तब भी इन लोगों को इतनी ही मालूमात हासिल होंगी। अव्वल तो आप लोगों को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने बगैर किसी तकलीफ में डाले आपको अपने हिस्से की तमाम मालूमात मुंतकिल कर दी हैं। अगर आपको मेरे बयान पर यकीन नहीं आ रहा तो शौक से आप जो भी तरीका आजमाना चाहें आजमा लें। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि बहरहाल आपको नाकामी होगी। वो बड़ा मुतमईन और पुरएतमाद दिखाई दे रहा था, जैसे ये गिरफ्तारी भी इसके मिशन ही का एक हिस्सा हो। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के जिम्मेदारों ने आंखें बंद करके इसके बयान पर यकीन नहीं कर लिया था। उन्होंने वाकई श्याम कुमार के जिस्म की बोटी बोटी अलग करके देख ली थी। माहिरीन नफ्सियात से पॉलीग्राफ मशीन यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन तक हर मरहले से इसे गुजारा गया था, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। 15 रोज की मुसलसल तफ्तीश के बाद वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे थे कि श्याम कुमार के पास इतनी ही मालूमात थी जो इसने मार खाए बगैर मुहैया कर दी थी। लंदन का एक टेलीफोन नंबर ज़रूर था जो इससे हासिल हुआ था, लेकिन वो भी तफ्तीश के 10वें दिन, और इस बात के इम्कानात अब बाकी नहीं रहे थे कि इस फ़ोन नंबर पर मुतल्लिका राब्ता मौजूद रहा हो। बहरहाल इनके पास काम की सिर्फ यही इतलात मौजूद थी। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।